शाम पुरसकून थी। इमरान अपने कमरे में पड़ा ऊँघ रहा था। दफतन सुलेमान ने अंदर आकर मक्खियाँ सी उड़ाई। फ़ोन पर कोई है और वापस जाने लगा। कौन है? इमरान उठता हुआ बोला। मलेरिया। क्या बकता है? यही नाम बताया था। भाग जाओ। इमरान ने मारने के लिए हाथ उठाया। फ़ोन पर मेरिया ही थी। उसने उसे बताया कि वो वादे के मुताबिक आज रात को ना मिल सकेगी। इमरान रिसीवर रखकर हट ही रहा था कि फिर फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, इमरान ने माउथ पीस में कहा। क्या इमरान साहब तशरीफ़ रखते हैं? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। नहीं, इस वक्त तो खड़े हैं। फरमाइए, कौन साहब है? ओ, मैं बेग, नादिर बेग। हाँ, क्या खबर है? समझौता कर लो, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँ। चलो ये भी मंजूर है। तो फिर आज रात को 9 बजे अलकाहिरा होटल की पुश्त पर मिलो। इमरान ने पुरमानी अंदाज में पलकें झपकाई और बोला, अच्छी बात है, मैं आऊँगा। फिर दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो जाने के बाद ही रिसीवर के रिडल पर रखा। उसके चेहरे पर गहरे तफक्कुर के आसार थे। कुछ देर बाद कैप्टन फयाज के बंगले पर नजर आया। फयाज ने उसकी कहानी बड़े सुकून के साथ सुनी थी, लेकिन अब तेवरियों पर बल डाले बैठा उसे घूर रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, तो तुम इस नादिर बेग को भी तसद्दुक वगैरह से नथी करने की कोशिश कर रहे हो, और उस लड़की मैरिया ने धोखा नहीं खाया था। लड़की के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तो उस दूसरे आदमी रॉकी मांबा को किस खाने में फिट करोगे? मेरा दावा है कि वो तसद्दुक के मुखालिफिन में से है। किस बिना पर दावा है? नादिर बेग ने मुझसे कहा था कि उसकी नकलो हरकत पर नज़र रखूं। फयाज कुछ सोचता हुआ बोला। अच्छा, पिछली रात वाला कत्ल, मिसेस बेग, मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से उनकी सरगर्मियों पर रोशनी पड़ने के इम्कानात थे, लेकिन वो तो काफ़ी अरसे से मुझसे मिल रही थी। पिछली रात खुद उसी का भांडा फूट जाने का इम्कान था। वो किस तरह? उसका वैनिटी बैग मैंने उड़ाया था, इमरान ने कहा, और फिर उसे बताने लगा कि कैसे उस पर नादिर बेग से मुतालिक होने का शुबा हुआ था। लेकिन उसने कहा, उसे खाली करके कूड़ा कबाड़ भरने वाला कोई और ही था। गालिबन उसने मुझे पाम के पीछे कुछ छुपाते देख लिया था। मेरा दावा है इस हैंडबैग में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जिससे उन लोगों के किसी मामले पर रोशनी पड़ सकती। चलो यही सही। फिर इमरान कुछ कहना चाहा, लेकिन ना जाने क्यों खामोश हो गया। बको जल्दी से, क्या कहना चाहते हो? आज मैं बहुत मशगूल हूँ, फयाज ने मेज़ पर हाथ मारकर कहा। मैंने 2 बार बहुत ही अहम मौके पर बिल्ली की चीखें सुनी है। तो फिर बताऊंगा, इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो फिर अलकाहिरा के पीछे तुम्हारे आदमी मौजूद रहेंगे ना? तुम्हें यकीन है कि ये भी इस केस की कोई कड़ी है? जहन्नुम में जाओ, इमरान उठता हुआ बोला। मैं अकेले ही देख लूँगा। फयाज ने उससे बैठने को भी ना कहा। वो उसके बंगले से निकलकर इधर उधर वक्त काटता रहा। फिर ठीक 8 बजे अलकाहिरा पहुँचा। उसने सोचा था कि अलकाहिरा के अगले रास्ते से इमारत की पुश्त पर पहुँचेगा। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते ही सबसे पहले रॉकी मांबा पर नज़र पड़ी। बज़ाहिर वो तन्हा दिखाई देता था, लेकिन इमरान ने जल्द ही महसूस कर लिया कि कुछ लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। दाएं बाएं मेज़ों पर 3-3 आदमी मौजूद थे और उनकी बेचैन आंखें गर्दोपेश का जायज़ा ले रही थी। पास ही एक मेज़ ऐसी थी जिस पर सिर्फ एक ही आदमी था। अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो आपको कोई एतराज़ तो ना होगा? इमरान ने बड़े अदब से पूछा। जी नहीं, तशरीफ़ रखिए, मुझे किसी का इंतज़ार नहीं है, तन्हा हूँ। तन्हाई, इमरान ने बैठते हुए ठंडी सांस ली। तन्हाई इस जहाँ आबो गुल की तन्हा हकीकत है। ओ, शायर भी हैं, अजनबी मुस्कुराया। तन्हाई सब कुछ बना देती है। अजनबी लापरवाही से शानों को जंबिश देकर दूसरी तरफ देखने लगा। उसके गिलास में सुर्ख रंग की शराब थी। इमरान ने वेटर को बुलाकर काफ़ी तलब की और ऊँघने लगा। अजनबी ने 2-4 बार उसकी तरफ देखा, मगर कुछ बोला नहीं। उसका रुख आमदरफ्त के दरवाजे की तरफ था। दफतन उसे मेरिया दिखाई दी, जो हॉल में दाखिल हो रही थी। इमरान गुलदान की ओट में चेहरा छुपाकर कंखियों से उसकी तरफ देखता रहा। वो बाएं गोशी की एक मेज़ के करीब रुकी थी, जिस पर पहले से 2 आदमी मौजूद थे। वो दोनों उसे देखकर उठे थे। अंदाज मुअद्दबाना था। फिर इमरान ने मेरिया को बैठते देखा। इमरान की नज़र रॉकी मांबा पर भी थी। मेरिया की आमद के बाद से उसने उसे मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदलते देखा था। वेटर कॉफ़ी लाया। इमरान वक्त गुजारने के लिए हल्की हल्की चुस्कियाँ लेता रहा। 9 बजे तक उसे यहाँ बहरहाल बैठना था, लेकिन कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस वक्त यहाँ कॉफ़ी तलब करके बहुत बड़ी हिमाकत का मुर्तकिब हुआ हो। सर बुरी तरह चकराने लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैरों का दम निकल रहा हो। वो अपनी मर्जी से उन्हें जंबिश भी ना दे सकेगा। आहिस्ता आहिस्ता पपोटे बोझल होते रहे और उस पर गुनूदगी सी तारी होती रही। फिर उसने अपना सर मेज़ पर टिका दिया। दोबारा होश में आया तो एक जानी पहचानी सी खुशबू जहन में चकराई। पता नहीं कैसी बेहोशी थी कि आँख खुलने पर ज़रा सी भी कसलमंदी महसूस नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे पूरी नींद लेने के बाद बिल्कुल तरोताज़ा उठा हो। मेरिया करीब ही कुर्सी पर बैठी उसकी तरफ तशवीश कुन नज़रों से देख रही थी।
तुम अब होश में हो ना? उसने खुश होकर पूछा और इमरान उछलकर बैठ गया। बड़ी शानदार और आरामदायक मुसहरी थी। आदमी इतनी पिए ही क्यों कि इस हाल को पहुंच जाए, वो फिर बोली। इमरान उसे घूरता रहा। मेरिया ने नज़र चुराते हुए कहा, तुम बुरी तरह बहक रहे थे। अगर मैं न लाती तो वेटरों ने तुम्हें उठाकर लॉन पर फेंक दिया होता। इमरान फिर जहन पर जोर देने लगा, लेकिन उसे ऐसी कोई बात याद न आई। वो तो मेज़ पर सर टिकाए सो गया था। उसके जिस्म में इतनी सकत ही कहाँ रह गई थी कि वो हॉल से बाहर निकलवा देने वाली हरकतें करता। उसने एक बार फिर मेरिया को घूर कर देखा। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तुमसे गलती सरसद हुई है। मुझे इस तरह यहाँ ना लाना चाहिए था। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। दफतन पुश्त से हल्के से कह कहे की आवाज़ आई और इमरान चौंक कर मुड़ा। दरवाजे में तसद्दुक खड़ा उसे मज़ाकाना अंदाज में देख रहा था। उसके पीछे दो आदमियों ने रिवॉल्वर संभाल रखे थे। ओहो, खूब मिले, इमरान चहक कर बोला। मुझे भी तुम्हारी तलाश थी और पुलिस को भी। मैं वक्त ज़ाय करने का आदी नहीं हूँ। तसद्दुक खुश्क लहजे में बोला। मुझे ये बताओ कि तुम इस पुलिस ऑफिसर को मिसेस बेग के घर क्यों ले गए थे? उसका वैनिटी बैग क्यों उड़ाया था? और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक नादिर बेग से भी था? सवालात लिख कर लाओ, बहुत सारे हैं, इमरान सर हिलाकर बोला। वरना अभी बिल्ली चीखेगी, अंधेरा होगा और मैं एक आध की नाक साफ कर ले जाऊंगा। इसे छत से उल्टा लटका दो, तसद्दुक ने अपने मुसल्लह साथियों से कहा। माकूल बात है, जिस गधे को कॉफ़ी से नशा हो जाता हो उसकी यही सज़ा होनी चाहिए, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। जल्दी करो, तसद्दुक अपने आदमियों की तरफ देखकर दहाड़ा। इन मोहतरमा को तो यहाँ से हटा दो, इमरान ने मेरिया की तरफ हाथ उठाकर कहा, वरना अब उल्टा लटक कर मैं इन पर कोई अच्छा असर ना डालूंगा। इनमें से एक ने अपना रिवॉल्वर जेब में डाल लिया। दूसरा बदस्तूर अपने रिवॉल्वर का रुख इमरान की तरफ किए रहा। जैसे ही दूसरा आदमी इमरान की तरफ बढ़ा, वो किसी खौफजदा आदमी किसी एक्टिंग करता हुआ पीछे खिसकने लगा। और फिर ना सिर्फ ये कि इमरान का घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा, बल्कि जेब से रिवॉल्वर भी निकलकर इमरान के बाएं हाथ की गिरफ्त में नजर आया, जो उछलकर अपने दूसरे मुसल्ला साथी पर जा पड़ा था। दोनों एक साथ ज़मीन पर ढेर हो गए। इमरान रिवॉल्वर का रुख तसद्दुक की तरफ करता हुआ बोला, तुम अपनी जगह से जंबिश भी ना करना। दूसरे आदमी के हाथ से भी रिवॉल्वर निकलकर फर्श पर दूर जा पड़ा था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं और इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। इमरान उन्हें कवर किए हुए उस रिवॉल्वर की जानिब खिसकता रहा, लेकिन बस थोड़ी सी गफलत ने खेल बिगाड़ दिया। वो मेरिया के वजूद को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर बैठा था, लिहाजा कबल इसके कि वो खुद रिवॉल्वर तक पहुंचता, मेरिया उसे छाप बैठी। गिरा दो, रिवॉल्वर ज़मीन पर गिरा दो, वरना मैं फायर कर दूंगा। इमरान ने चौंक कर उसे ललकारा, लेकिन उसने इमरान पर एक फायर झोंक ही मारा। शायद उसका हाथ कांप गया था, वरना इमरान का जख्मी हो जाना यकीनी था। फायर खाली गया। वो दोनों भी संभल गए थे। कबल इसके कि इमरान मेरिया की फिक्र करता, वो दोनों उस पर टूट पड़े। इस बार तसद्दुक भी उनका साथ दे रहा था। हैंड्स अप, दफतन एक भारी भरकम गुर्राहट से कमरा गूंज उठा। ओ तुम, इमरान ने तसद्दुक की आवाज़ सुनी। वो सब इमरान को छोड़कर हट गए। रिवॉल्वर इमरान के हाथ से निकल गया था। उसने चुंधियाई हुई आंखों से देखा। दरवाजे के करीब रॉकी माम्बा आश्चर्य 4-5 का रिवॉल्वर ताने खड़ा था। उसके साथ 3 आदमी और भी थे और वो भी गैर मुसल्लह नहीं थे। उन्होंने अपने हाथ उठा दिए, लेकिन मेरिया बदस्तूर रिवॉल्वर थामे खड़ी रही। मुझे उम्मीद है मादाम कि आप गैर जानिबदारी का सबूत देंगी, रॉकी माम्बा ने बड़े अदब से कहा, और मेरिया ने लापरवाही से शानों को जंबिश देकर रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे गिरा दिया। री रोना की मौजूदगी में कोई किसी पर रिवॉल्वर नहीं निकाल सकता, तसद्दुक गुस्सीले लहजे में बोला। आप यहाँ से चली जाइए मादाम, मैं इस्तेदा कर रहा हूँ। रॉकी माम्बा ने फिर बड़े अदब से मेरिया को मुखातिब किया। री रोना, इमरान मुतहराना अंदाज में बड़बड़ाया और आंखें फाड़े मेरिया की तरफ देखता रहा। मैं जा रही हूँ, मेरिया ने मुतरन्नम आवाज़ में कहा। शुक्रिया मादाम, रॉकी माम्बा ने किसी कदर झुकते हुए कहा। लेकिन कबल इसके कि वो दरवाजे की तरफ मुड़ती, इमरान एक ही जुस्त में उसके पीछे पहुंच गया। न सिर्फ पीछे पहुंच गया, बल्कि दोनों हाथों से उसकी गर्दन भी दबोच ली। हाथ के एक ही झटके से रिवॉल्वर तो पहले ही उसकी गिरफ्त से निकल चुका था। ये सब कुछ इतनी जल्द हुआ था कि वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। अगर किसी ने करीब आने की कोशिश की तो मैं इसका गला घोट दूंगा, इमरान ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम सब अपने रिवॉल्वर ज़मीन पर डाल दो। यकबयक कमरे की फिजा पर बोझल सा सकूत तारी हो गया। मेरिया भी बेहिस व हरकत खड़ी थी। उसके अंदाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे समझती हो कि उसकी हल्की सी जंबिश भी उसकी गर्दन जिस्म से अलग कर देगी। रिवॉल्वर ज़मीन पर गिरा दो, रॉकी माम्बा ने अपने आदमियों से भर्राई हुई आवाज़ में कहा, और फिर यक के बाद दिगरे रिवॉल्वर गिराने की 4 आवाज़ें कमरे में गूंजी। तसद्दुक रॉकी माम्बा के करीब ही खड़ा था और उसकी पुश्त रॉकी माम्बा की तरफ थी। दफतन इमरान ने रॉकी माम्बा का हाथ उठते देखा, जो बिल आखिर पूरी कुव्वत से तसद्दुक की गुद्दी पर पड़ा।
तसद्दुक के हलक से एक करह सी आवाज़ निकली और वो मुंह के बल फर्श पर चला आया। रॉकी मांबा तसद्दुक के आदमियों को मुखातिब करके दहाड़ा, कोई अपनी जगह से जंबिश भी ना करे, समझे मैं रॉकी मांबा हूँ। तसद्दुक औंधा पड़ा हुआ इस तरह हाथ पैर मार रहा था जैसे जांकनी तारी हो, मुंह से खून बह बह कर फर्श पर फैल रहा था। दफातर रॉकी मांबा ने एक पुरजोर नारा लगाया और उछल उछल कर अरबी में कहने लगा, मैं नगजान का बेटा हूँ जिसका घूंसा हाथियों के मकस बहा देता था। मेरी राह का आखिरी पत्थर भी हट गया। खामोश रहो, मेरी घुटी घुटी सी आवाज़ में बोली, मेरी खबर क्यों नहीं लेते। इमरान ने उसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त कुछ और मजबूत कर ली। इमरान ने रॉकी मांबा को सहमते देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो यकबायक चौंक कर आपे में आ गया हो। फिर इमरान से बोला, तुम कौन हो, हमसे तुम्हें क्या गर्ज, मादाम को छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, वरना तुमने इसका हश्र देख ही लिया। उसने तसद्दुक की तरफ इशारा किया जो अब कतई साकित हो चुका था। ये मर चुका है, रॉकी मांबा ने कहा। करीब आओ, इमरान कांपती हुई आवाज़ में बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है, रॉकी मांबा ने आगे बढ़ते हुए कहा। और करीब आओ, तसद्दुक के मुतालिक एक बात है, इमरान ने आहिस्ता से कहा। मैं नहीं चाहता कि उसके आदमी कुछ सुन सके। रॉकी मांबा पुरइश्तियाक तहरीर का इजहार करता हुआ उसके करीब आ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे में एक बेसाख्ता किस्म की चीख उसके हलक से निकली और वो भी बिल्कुल तसद्दुक ही के अंदाज में बेतहाशा फर्श पर ढेर हो गया। जैसे ही वो करीब आया था, इमरान ने पूरी कुव्वत से अपना सर उसकी नाक पर दे मारा था। उसके तीनों साथी इमरान पर झपट पड़े, लेकिन वो काफिल तो नहीं था। उनके करीब पहुंचने से कबल ही उसने मेरिया को उन पर फेंक मारा। फिर जितनी देर में वो दोबारा संभल थे, इमरान ने झुककर एक रिवॉल्वर उठा लिया। मेरिया चीख रही थी और गालियां बक रही थी। रॉकी मांबा दोनों हाथों से नाक दबाए उठने की कोशिश कर रहा था। खबरदार, जो जहां है वहीं ठहरे, इमरान उन्हें कवर करता हुआ दहाड़ा। तसद्दुक के साथी तो पहले ही से बेहिस वो हरकत खड़े थे। उन्होंने अपनी जगह से जंबिश भी ना की। अलबत्ता रॉकी मांबा के आदमी मरने मारने पर आमादा नजर आ रहे थे। एक ने जैसे ही झुककर रिवॉल्वर उठाना चाहा, इमरान ने फायर कर दिया और वो अपना हाथ दूसरे हाथ से दबाए कराता हुआ ढेर हो गया। ये क्या कर रहे हो तुम, मेरिया चीखी, लेकिन इमरान उसे कोई जवाब दिए बगैर रॉकी मांबा की तरफ मुतवज्जे हो गया, जो दोनों घुटनों पर जोर देकर उठने की कोशिश कर रहा था। इमरान ने बेदर्दी से उसकी ठोड़ी पर ठोकर रसीद की, फिर उछल उछल कर सर पर ठोकरें मारता रहा और वो किसी अरने भैंसी की तरह डकारता हुआ बिल आखिर बेहोश हो गया। इमरान ने अब तसद्दुक के आदमियों को अपनी तरफदारी पर उभारना शुरू किया। उन्हें समझाता रहा, अगर वो उसकी मदद करे तो सरकारी गवाह बनाकर छोड़ दिए जाएंगे। तुम बकवास कर रहे हो, मेरिया बोली। आपस के झगड़ों में एक आदमी मर गया, इससे उन तमाम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। री रोना, डार्लिंग तुम खामोश रहो। री रोना और उसके बैनुल अक़वामी गिरोह के मुतालिक मेरी मालूमात बहुत वसी है। अगर इस वक्त इन लोगों ने तुम्हें री रोना कहकर मुखातिब ना किया होता तो मैं यकीनन अंधेरे में रहता और तुम लोगों के खिलाफ चार्ज लगवाने में बेहद दुश्वारी पेश आती। और अब तो मैं तुम्हारे अड्डों से वाफिर मिकदार में मंशियात बरामद करा सकूंगा। इमरान बोला और मेरिया सिर्फ होंठ हिला कर रह गई, हलक से आवाज़ नहीं निकल सकी थी। फिर इमरान ने तसद्दुक के दोनों साथियों को इस बात पर आमादा कर ही लिया कि वो रॉकी मांबा के साथियों और मेरिया के हाथ पुष्ट पर बांध दें। उसके लिए उनकी टाइयाँ इस्तेमाल की गई। इमारत में फ़ोन मौजूद था। तसद्दुक के दोनों साथियों ने इमरान को उस इमारत का महल वकूफ़ समझाया और फिर इमरान ने कैप्टन फैयाज़ को इत्तला दी कि उसे पुलिस फोर्स समेत कहाँ पहुँचना है। मेरिया को चुप सी लग गई थी और रॉकी मांबा अब भी बेहोश पड़ा था। दूसरे दिन इमरान जब फैयाज़ को रिपोर्ट मुकम्मल कराने बैठा तो फैयाज़ उसे बिल्कुल ऐसे ही नज़रों से देख रहा था जैसे कोई बच्चा अपने किसी ऐसे बुजुर्ग को देखता है जो उसे परियों और देवों के देश की कहानियाँ सुना रहा हो। इमरान कह रहा था, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस मिसेस बेग के वैनिटी बैग में कोकीन या और कोई मंशी चीज़ थी। चूँकि मैंने उसका बैग उड़ाया था, इसलिए उन्हें शुबा हो गया था कि हम लोग उनसे मुतालिक न सिर्फ बहुत कुछ जानते हैं बल्कि मिसेस बेग को भी उनसे मुतालिक समझते हैं। लिहाजा उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। वो तसद्दुक की पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी, तसद्दुक ही ने उसे ख़त्म कर दिया। तुमने पूछा था कि आखिर तसद्दुक और मेरिया ने मुझे टिप टॉप में उल्लू क्यों बनाया था। री रोना ग्रोह सारी दुनिया में फैला हुआ है। उसकी सरबराह एक औरत होती है, किसी भी शख्स की नाजायज़ औलाद। जब एक री रोना मर जाती है तो ये भी किसी ऐसी औरत को तलाश करते हैं जो अपने वालिदैन की नाजायज़ औलाद हो। उसके लिए किसी एक मुल्क की तखसीस नहीं, जहाँ से भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई औरत मिल जाए उसे अपनी सरगर्दा तस्लीम कर लेते हैं। कभी कभी ये आपस में भी लड़ जाते हैं और जीत उसकी होती है जिसे री रोना की हिमायत हासिल हो। तसद्दुक और रॉकी मांबा आपस ही की दो पार्टियाँ थीं। तसद्दुक को मेरिया यानी री रोना की हिमायत हासिल थी। वो तुर्की से उसकी हिमायत हासिल करने यहाँ आया था, उसमें कामयाब भी हुआ। रॉकी मांबा भी पहुँचा था। तसद्दुक जानता था कि वो भी अफ्रीका के किसी मुल्क से यहाँ आया है, लेकिन उसके ठिकाने से वाकिफ़ नहीं था।
लिहाजा उसने सोचा कोई ऐसी हरकत की जाए जिसकी बिना पर वहाँ उसकी मौजूदगी की न सिर्फ पब्लिसिटी हो जाए बल्कि रॉकी मांबा को भी ये मालूम हो जाए कि तसद्दुक रीरोना की हिमायत हासिल कर चुका है। और सुनो, बिल्ली की चीख उनका एक मखसूस इशारा है जिसका मतलब ये होता है कि स्कीम के मुताबिक काम शुरू कर दिया जाए। तुम्हें ये सारी मालूमात कहाँ से बहम पहुंची? फैयाज ने तहीर आमेज अंदाज में पूछा। और उस लड़की ने तुमसे ये क्यों पूछा था कि तुम्हें उसका चेहरा पहले से बड़ा तो नहीं मालूम हो रहा? मालूमात घर बैठे या बेगम की हमनशीनी में नहीं हासिल होती, पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ ठीक, वो भी एक तरह का अलामती ऐलान ही था। चेहरा बड़े होने का मतलब यह है कि दूसरी पार्टी को मज़कूरा पार्टी रीरोना की हिमायत हासिल होने का इल्म हो जाए। लेकिन फैयाज साहब, अब बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। पहली रीरोना है जो किसी मुल्क की पुलिस की गिरफ्त में आई है। बड़ा हंगामा होगा। मेरिया को ऐसी जगह रखो जहाँ किसी का गुजरना हो सके। न जाने कितने तसद्दुक और रॉकी मांबास के रिहाई के लिए जान की बाजी लगा देंगे। फैयाज ने तवील सांस ली और अपनी पेशानी रगड़ता हुआ आराम कुर्सी की पुश्तगाह से टिक गया। तमाम शुद्ध।